नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामवती साहू और आज की कक्षा 11वीं में हम पढ़ाई करेंगे रोजगार कौशल के अंतर्गत इकाई 4 उद्यमशीलता कौशल, सत्र 6 बाजार को समझना, पार्ट 2। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या स्टडी किया था। पार्ट 1 में हमने जाना था कि जो बिजनेस साइकिल है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। आपको कैसे ग्रोथ करना है आपके बिजनेस में, बिजनेस आइडिया कौन कौन से आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आप मार्केट को कैसे समझेंगे और बिजनेस प्लानिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने इन सभी चीज़ों के बारे में जाना था। उसके बाद में हमने जाना था कि जो कस्टमर की नीड्स होती हैं वो 4 प्रकार की ज़रूरतों को हमने वर्गीकृत किया था कि सेवा की आवश्यकताएं, आंशिक सेवा की ज़रूरत, असेवित या ज्ञात आवश्यकताएं और अज्ञात आवश्यकताएं। तो ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 2। ग्राहक की ज़रूरतों को समझते हुए ध्यान में रखने वाले पहलू, मतलब कि कस्टमर को किन चीज़ की ज़रूरत है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले गुणवत्ता और मात्रा। एक उद्यमी को समझना चाहिए कि गुणवत्ता के मामले में ग्राहक की अपेक्षा क्या है। उदाहरण के लिए बिस्कुट बनाने और बेचने वाले एक उद्यमी को यह समझना होगा कि ग्राहक को कौन सा स्वाद पसंद है, मिठास स्तर पर जो ग्राहक पसंद करते हैं आदि, मतलब कि गुणवत्ता और मात्रा। बिस्किट आप जो खाते हैं उस बिस्किट में आपको ये देखना है कि एक्चुअल में लोग कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं। नमकीन बिस्किट पसंद करते हैं, मीठा बिस्किट पसंद करते हैं, क्या कौन सा बिस्किट, या कोई फ्लेवर्ड वाले आते हैं कि वनीला फ्लेवर्ड बिस्किट हो गया, मैंगो फ्लेवर्ड हो गया, क्रीमी बिस्किट्स हो गया, कौन सा बिस्किट्स पसंद करते हैं। इस चीज़ के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, मूल्य। एक उद्यमी को यह समझना चाहिए कि ग्राहक किसी विशेष गुणवत्ता के उत्पाद को खरीदने के लिए किस कीमत पर तैयार है। ग्राहक मतलब कि किसी विशेष गुणवत्ता के उत्पाद को खरीदने के लिए किस कीमत पर तैयार है, मूल्य, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर सपोज़ मैं कोई बिस्किट का पैकेट बना रहा हूँ, उस बिस्किट में सपोज़ मान के चलो 10 रुपये का MRP दिया, ठीक है, 30-40 ग्राम का बिस्किट के पैकेट्स पे। अब उसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये कस्टमर खरीदेगा या नहीं, ग्राहक को इस गुणवत्ता वाले उत्पाद में इतना पैसा देना समझ आएगा या नहीं, ठीक है। यह जानने को उद्यमी को अपने लाभ का मार्जिन तय करने में मदद मिलती है। साथ ही गुणवत्ता पर समझौते किए बिना उत्पाद बनाने की लागत को कम तरीकों के मामले के बारे में सोचना पड़ता है। मतलब कि साथ ही साथ उसको गुणवत्ता पर समझौते किए बिना, मतलब कि उसको किसी भी तरह का जो क्वालिटी देना है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उत्पाद बनाने की लागत को कम करने के तरीकों के बारे में सोचना पड़ता है। मतलब कि जो MRP लिख रहे हैं वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उस पर उनको मार्जिन कितना मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ के बारे में देखना है। जनरली देखा होगा कि जब भी कोई एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो अपना मार्जिन को लेके चलता है, अपना प्रॉफिट जो मार्जिन होता है कि मुझे कितना % मार्जिन इस पर मिलेगा, कितना % मुझे इस पर लाभ होगा, ठीक है। तो उसकी MRP उस हिसाब से सेट करते हैं। सपोज़ MRP कुछ और होगी लेकिन उसकी जो लैंडिंग प्राइस है वो अलग होगी।
लैंडिंग प्राइस सपोज कोई MRP 150 है, उसके लैंडिंग प्राइस 95 रुपीज़ है, ठीक है। अब उसको मार्केट में बेचना है, तो वो डिपेंड्स करता है कि वो उस मूल्य पे कैसे बेच रहा है। डायरेक्टली मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहा है, लाइक कंपनी से डायरेक्टली उसको पिक किया प्रोडक्ट को और मार्केट में कस्टमर को बेच दिया, एक तो ये कंडीशन। या फिर एक पूरा का पूरा ट्रेडिंग चैनल बना के बेच सकते हैं। ट्रेडिंग चैनल सपोज जहाँ पे सुपर स्टॉकिस्ट आ गए, डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, देन रिटेलर्स आ गए, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को एंड यूज़र खरीदता है। तो इन सभी लेवल में जो सपोज सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, इन सभी का मार्जिन काटने के बाद क्या उस उत्पाद के साथ आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ मार्जिन बच रहा है, इस चीज़ का मूल्य का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है। मूल्य कितना होना चाहिए, इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं। स्थान वह स्थान है जहाँ से ग्राहक आमतौर पर उत्पाद या सेवा खरीदते हैं। उदाहरण के लिए एक उद्यमी जो हस्तनिर्मित आभूषण बेचना चाहता है, वह एक साड़ी या महिलाओं के कपड़ों की दुकान के पास ही दुकान स्थापित करने के बारे में सोच सकता है। यदि दुकान पुरुषों के कपड़ों के पास है तो वे उत्पाद नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपको लोकेशन भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि कौन सी लोकेशन पे कौन सा कपड़ा आप बेच रहे हो, ठीक है। सपोज जहाँ वेजिटेबल्स के कंटिन्यू काउंटर्स हैं, लगातार सब्जियों और फलों की दुकानें लगी हुई हैं, और अगर आप सपोज़ वहाँ पे कोई एक परफ्यूम की दुकान ओपन कर लो, तो क्या आपको मार्केट मिलेगा उतना? नहीं, क्योंकि जब लोग सब्जी लेने जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं, तो उनका ऑलरेडी माइंड सेट होता है। उनको पता है कि मुझे यहाँ से सब्जी पिक करनी है। वो घर से भी प्रिपेयर होके ही जाएंगे कि उनको कितने की सब्जी लेके आना है और कितने पैसे उनको लेके जाना है, ठीक है। तो ये स्थान का भी बहुत आवश्यक रोल है। उसके बाद जैसे इसमें दिया है कि कोई एंटरप्रेन्योर है, वो एसेसरीज़ बेचता है, हाथ से बनाए हुए आभूषण बेचता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो आभूषण बेच रहा है वो कहाँ बेचेगा? जहाँ कोई मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे फीमेल की जेंट्री हो, जहाँ पे कोई साड़ी आड़ी की दुकान हो, जहाँ महिलाओं के कपड़ों की दुकान हो, वहीं पर वो अपनी शॉप को स्टार्ट करेगा या ओपन करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे महिलाओं की जेंट्री होगी, महिलाएं ज़्यादा आएंगी, तो उसके जो आभूषण है वो भी बिकेंगे, ठीक है। उसके बाद समय, ग्राहक की ज़रूरतों को समझने के लिए समय भी एक महत्वपूर्ण कारक है। एक उद्यमी को यह समझना चाहिए कि किस मौसम या दिन, सप्ताह या महीने में, किस समय में क्या कोई ग्राहक उत्पाद या सेवा का उपयोग करेगा। उत्पादन और विज्ञापनों के अनुसार योजना बनाई जा सकती है, ठीक है। मतलब कि समय के अनुसार योजना बनाना। समय इन द सेंस कि कोई फेस्टिव सीज़न है तो उसमें क्या होगा, फेस्टिव चीज़ें ही बिकेंगी ना। उसमें आप नॉर्मल चाहोगे कि ये चीज़ बिके या कोई और अन्य सामान जो रेगुलर बेसिस पे बिकता है तो वो नहीं बिकेगा, ठीक है। तो आपको समय के अनुसार, दिन के अनुसार, आपने देखा होगा कोई दिन किसी चीज़ के लिए फेमस होता है, या कुछ एरियाज़ होते हैं कि कहीं पर मंडे को मार्केट स्टार्ट होता है। मंडे को मतलब पूरा का पूरा हब होता है, मार्केट वहाँ पे बहुत बड़ा लगता है। रेगुलर उतनी जेंट्री नहीं होती जितनी कोई पर्टिकुलर मार्केट के दिन होती है, ठीक है। तो समय का भी आपको ध्यान रखना है। ग्राहक की ज़रूरतों को समझने के लिए भी आपका समय का बहुत महत्वपूर्ण एक कारक है कि अगर ग्राहक आपकी शॉप में आया तो आपको कोशिश क्या करनी है, उस समय में जब वो कस्टमर आपके पास आया, कोशिश करनी कम से कम समय में उसको वो चीज़ आपको बतानी है जिस चीज़ को आप बेचना चाहते हो। सपोज़ वो कोई चीज़ लेने आया तो वो चीज़ तो पिक करेगा, साथ ही साथ आपको उसका माइंड डाइवर्ट करना है, आपको उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। या कोई ऐसी चीज़ की तरफ आपको ध्यान आकर्षित करना है कस्टमर का कि वो उस चीज़ को भी पिक करे, ठीक है, उसी समय में। देन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का अर्थ है कि ग्राहक जितनी बार उत्पाद या सेवा खरीद सकता है,
कुछ उत्पाद को बार बार खरीदा जाता है, जबकि अन्य कुछ उत्पादों को वर्षों में एक बार खरीदे जाते हैं। खाद्य पदार्थों जैसे उत्पादों के लिए एक ग्राहक हर दिन एक ही दुकान से समोसा खरीद सकता है, लेकिन एक बैटरी स्वचालित पंखे जैसे उत्पाद ग्राहक केवल 5 से 6 वर्षों में खरीदेगा। ठीक है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, मतलब कि बारंबारता। किस चीज़ की? कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसे कस्टमर डेली खरीद रहा है, सपोज सब्जी भाजी डेली लेता है। कोई ऐसी चीज़ होगी साल भर में, जैसे बैटरी के सेल, घड़ी का सेल, हो सकता है भाई वो साल भर 6 महीने में एक ही बार खरीदने की ज़रूरत पड़े या एक ही बार ख़राब होता हो साल 6 महीने में। उसके बाद फ्रिज, एसी, फ़ैन, ये कैसे होते हैं? ये इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत लॉन्ग टर्म होती है, मतलब कि अगर आज किसी ने फ्रिज खरीदा तो वो हो सकता है 2-5 साल 10 साल बाद उस फ्रिज को दूसरा खरीदेगा। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी के ऊपर भी आपको बहुत ध्यान देना है। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इस बात पे भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। लाइक गाड़ियाँ, कार जो होती हैं उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? माइंड मेकअप होता है कि भाई डेली तो 10 गाड़ियाँ बिकेंगी नहीं, हो सकता है किसी दिन एक बिके, हो सकता है 10 दिन बाद एक बिके, क्योंकि जो व्यक्ति अगर एक बार कार खरीद लिया है तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो हर साल खरीदेगा। हो सकता है एक बार कार खरीद लिए 10 से 15 साल वो फ्री हो गया हो, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी कैसी है वो बहुत लंबे समय के बाद रिपीट होगी। तो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो रिपीट ऑर्डर है वो कब आएगा। रिपीट ऑर्डर से मतलब है कि जो व्यक्ति एक बार इस माल को खरीद लिया है उसके बाद वो दोबारा इस माल को खरीदने कब तक आएगा। ये हो गई आपकी फ्रिक्वेंसी। अब है कस्टमर सर्वेक्षण। ठीक है, कस्टमर सर्वे या ग्राहक सर्वेक्षण। कस्टमर सर्वे एक ऐसा अभ्यास है जो उद्यमी को समझने के लिए करते हैं कि क्या उनके लिए कोई बाजार है जहां वे अपने उत्पाद पेश कर सकते हैं। इस सर्वेक्षण के माध्यम से उद्यमी यह जानने की कोशिश करते हैं क्या वे ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, और यह भी समझते हैं कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ग्राहक सर्वे जो कस्टमर सर्वे यह पता लगाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है कि ग्राहक क्या चाहता है। इसमें ग्राहक को सीधे बात करना और उनसे सवाल पूछना शामिल है। ठीक है, बाद में इस सत्र में आप एक ग्राहक सर्वेक्षण लेने के लिए अभ्यास करने के लिए एक गतिविधि भी करेंगे। ठीक है, मतलब कि कस्टमर सर्वे आपको करना है। आपने देखा होगा कई बार जो शॉपिंग मॉल होते हैं या बड़े स्क्वायर्स होते हैं या कुछ ऐसे फूड लॉन होते हैं जहाँ पे आपने देखा होगा लोग सर्वे करते हैं या कोई अपने प्रोडक्ट का डेमो देते हैं कि ये प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करने वाले हैं या इस प्रोडक्ट को हम लोग लॉन्च किए हैं, इसके फीडबैक लेंगे, उसका एक्सपीरियंस लेंगे। सपोज़ कोई फूड आइटम है तो वो आपको सैंपल के थ्रू उसको आपको देंगे, आप इसका टेस्ट दीजिए और फीडबैक दीजिए। ठीक है, कि भाई खाने के बाद आपको फीडबैक भी देना है कि ये किस रेंज में है, कैसा टेस्ट है इसका, क्या कुछ नया ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारे कस्टमर के सर्वे होते हैं। स्कूल्स के आपने देखा होगा जब स्कूल ओपनिंग का टाइम आता है, एंड नंबर ऑफ लाइक ट्रेनर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, या सर्वे करने के लिए स्पेशली कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है। स्कूल का डोर टू डोर सर्वे होता है कि भाई आपका बच्चे इस स्कूल में पढ़े, आपका बच्चे इस स्कूल में पढ़े। तो इस तरह से कस्टमर के हम लोग क्या करते हैं, सर्वे करवाते हैं। ठीक है, सर्वे करवाना क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट, आपको ग्राहक की ज़रूरत का पता चल जाएगा। सेकंड, उस सर्वे से आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी आप सेवा देना चाहते हो, जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, एक्चुअल में उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, कस्टमर उस डिमांड को कितना मांग रहा है, कितना उसको ज़रूरत है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहिए, या इस फीचर्स के साथ में इसमें कुछ ऐड ऑन
होना चाहिए। ठीक है, तो कस्टमर सर्वे बहुत ज़रूरी है। लाइक आपने देखा होगा एक आप बाइक के शोरूम पे जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले कस्टमर आपका एक सर्वे फॉर्म ही फिल करता है, और सर्वे फॉर्म को फिल करने के पीछे रीज़न ये रहता है कि वो समझ जाता है कि आपको कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशंस वाली गाड़ी चाहिए, कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशंस वाली आपको गाड़ी देखना है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं आपूर्ति को समझने के लिए प्रतिस्पर्धी को जानना। नोइंग कॉम्पिटिटर फॉर अंडरस्टैंडिंग सप्लाई। ठीक है, मतलब कि आप क्या सप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या समझना होगा। आपूर्ति को समझने के लिए प्रतिस्पर्धी को जानना। एक उद्यमी व्यापार शुरू करने से पहले बाजार को समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम यह जानना चाहिए कि बाजार में कौन से अन्य व्यापार समान उत्पाद या सेवा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, इससे एक उद्यमी को उस प्रतियोगिता को समझने में मदद मिलती है जिसका वे सामना कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपने प्रतिद्वंदियों को समझते समय ध्यान में रखने योग्य पहलू। स्थिति निर्धारण, पोजीशनिंग, मूल्य निर्धारण, ऑफर, ग्राहक के साथ संबंध। ठीक है, पहला स्थिति निर्धारण। कोशिश करनी चाहिए और समझना चाहिए कि प्रतियोगियों ने अपने व्यापार को कैसे स्थान दिया। इसका अर्थ उद्यम अपने ग्राहक को उन्हें कैसे देखना चाहता है। एक को उच्च गुणवत्ता वाले महंगे ब्रांड के रूप में देखा जा सकता है या उन्हें कम लागत वाले सस्ते ब्रांड के रूप में देखा जा सकता है। यह एक उद्यमी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है जो नई शुरुआत कर रहा है। ठीक है, मतलब कि जो व्यक्ति नया बिजनेस सेट कर रहा है, जिसको अभी ये देखना ज़रूरी है स्थिति निर्धारण। ठीक है, कि भाई वो कौन सी जगह पे स्टार्ट कर रहा है, उसका स्थान का चुनाव कैसे किया है, कस्टमर को उन्हें कैसे देखना चाहता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण एक अर्थ उस मूल्य को समझ पाना है जिस पर विभिन्न प्रतियोगी अपना उत्पाद या सेवा बेचते हैं। प्रतियोगी मूल्य निर्धारण का वह ज्ञान होने से उद्यमी को अपने स्वयं के उत्पादों और सेवा की कीमत और गुणवत्ता तय करने में मदद मिलती है। प्राइसिंग। ठीक है, मूल्य निर्धारण क्यों ज़रूरी है? एक तो ये कि आपको आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, उनके प्रोडक्ट्स के जो मूल्य हैं, उनके प्रोडक्ट्स की जो वैल्यूज़ है वो कितनी है, प्राइस। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप आपके प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है उसको आप फिक्स कर सकते हो कि जब ये कस्टमर इतने में बेच रहा है, ये मतलब कॉम्पिटिटर, तो मैं अपने प्रोडक्ट का इतना प्राइस रखूँगा तो ये प्रोडक्ट आराम से मार्केट में सेल आउट हो जाएगा। ऑफर्स। अगली जानकारी जो एक उद्यमी को पता चल सकती है कि प्रतियोगी अपने ग्राहक को किस तरह के ऑफर्स देते हैं और ग्राहक बार बार उनके पास क्यों आते हैं। यह ज्ञान होने से उद्यमी को यह पता लगेगा कि वे अपने प्रतिद्वंदियों से कैसे भिन्न हो सकते हैं। उसके बाद ग्राहक के साथ संबंध। एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो इस स्तर पर समझी जानी चाहिए कि एक व्यापार अपने ग्राहकों के साथ कैसे संपर्क में रहता है, उसके साथ एक लंबा संबंध बनाए रखता है ताकि वे बार बार आते रहें, व्यापार दोहराने का मौका दें। मतलब कि जब भी कोई बिजनेसमैन क्या करता है, कस्टमर को बहुत अच्छे से मीट एंड ग्रीट करता है, बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। क्यों? ताकि वो कस्टमर रिपीट उसके यहाँ आए। ठीक है, तो ग्राहक के साथ हमें लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना है। ग्राहक ऐसे नहीं कि फ़र्स्ट टाइम आपके यहाँ विज़िट किया, आपके शॉप से कुछ लेके गया, कुछ प्रोडक्ट परचेज़ किया और उसके बाद उसका जो एक फीडबैक रहा उसके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। हो सकता है उसने कहा हो भाई शॉप साफ़ सुथरी नहीं थी
या जो वहाँ पे जिससे बात करने गए या जो वहाँ पे एम्प्लॉय था वो बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोशिश ये करना है कि कस्टमर के साथ बहुत ही पोलाइटली बात करना है, बहुत अच्छे से पेश आना है, ठीक है। और कस्टमर से लॉन्ग टर्म हमें रिलेशन रखना है, ठीक है। एक प्रतियोगिता का सर्वेक्षण है, कंपटीशन सर्वे, यह पता लगाने के लिए कि बाज़ार में क्या उपलब्ध है और प्रतिस्पर्धी क्या कर रहे हैं, मतलब कि मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं और उनके जो कॉम्पिटिटर हैं वो क्या कर रहे हैं। एक उद्यमी को सभी संभावित व्यापारों का अध्ययन करना चाहिए। एक ग्राहक सर्वेक्षण में एक ग्राहक के पास सीधे जाता है और बातचीत करता है, लेकिन एक प्रतियोगिता सर्वेक्षण में एक उद्यमी को दूसरे से इन सवालों का निरीक्षण करना चाहिए। मतलब कि एक कस्टमर को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उस पर टिप्पणियां करवानी है, जैसे ग्राहक व्यापार को कैसे देखता है, ठीक है, हाई एंड लो कॉस्ट, ठीक है, मतलब कि उच्च अंत, मतलब कि वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ जुड़ा रहेगा या नहीं, और कम लागत। तो हो सकता है भाई कुछ कस्टमर इस तरह से प्रोडक्ट को देखते हैं कि भाई कम कॉस्ट है तो खरीदेंगे, कुछ ये सोचते हैं कि भाई लॉन्ग टाइम तक चलेगा इसलिए ख़रीद लेते हैं, चाहे कॉस्ट कितनी भी हो। कुछ लोग ये सोचते हैं चाहे कम चले या ज़्यादा चले उससे मतलब नहीं है, बट कॉस्ट कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, ठीक है। प्रतियोगी अपने उत्पादों को किस कीमत पर बेच रहा है, आपको कुछ कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स को निकालना है और देखना है कि मेरा प्रोडक्ट अगर 10 रुपये में बिक रहा है तो किसी का प्रोडक्ट 9 रुपये में, किसी का प्रोडक्ट 11 रुपये में बिक रहा है, तो आपको वो देखना है, ठीक है। ऐसे कौन से ऑफर हैं जो ग्राहक को आकर्षित करते हैं। सपोज आपने कई बार शॉपिंग मॉल में देखा होगा कि बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है, या बाय 1000 रुपीज़ का जो अगर आप सामान खरीदोगे तो आपको 200 की रिबेट मिल जाएगी, या 200 का आपको ऑफर्स है। मतलब ये सिर्फ एक अट्रैक्ट करने के लिए पॉइंट्स होते हैं, ऑफर्स होते हैं। क्यों? ताकि कस्टमर को ये लगे कि चलो इस चीज़ को, एक चीज़ को खरीदेंगे तो दूसरी चीज़ जो है वो फ्री मिल रही है। लेकिन एक्चुअल में वैल्यू ये होती है कि जब अगर वो सिंगल पीस रहता है, सपोज 200 की कोई शर्ट है, ठीक है, और उसकी कॉस्ट पूरी निकल चुकी है उस प्रोडक्ट की, तो क्या होगा कि उसकी जो MRP है, सपोज उन्हें 399 रुपीज़ लिख दी और उसके साथ क्या लिख दिया कि बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे एक्चुअल में उस शर्ट का जो प्राइस था वो 200 रुपये था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे गया ऑफ़र में तो वहाँ पे 400 कर दिया, 399 रुपीज़, और साथ में डाल दिया कि बाय 1 गेट 1, एक खरीदो एक पाओ। तो ऑफ़र्स क्यों? ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और आपके उस प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक है। दुकानदार ग्राहकों से कैसे बात करते हैं, उत्पाद खरीदते समय कैसा महसूस करते हैं। मतलब कि ये भी चीज़ बहुत मायने रखती है कि दुकानदार जो है वो ग्राहकों से कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्राहक से कैसे बात करो, ग्राहक उनकी बातों को कैसे समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में एक आउटडोर इंटरव्यू और प्रस्तुति है कि वास्तविक ग्राहक सर्वेक्षण, मतलब कि आपको कस्टमर के पास जाके उससे फीडबैक लेना है, उससे एक सर्वे करवाना है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो आपको इस गतिविधि को देखना है। कुछ विषय संबंधी प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे बाजार को समझने के 2 तरीके क्या हैं, मार्केट को आप कैसे समझेंगे, उसके कौन कौन से तरीके हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 2 तरीकों के बारे में लिखना है, ठीक है। ग्राहक की ज़रूरतों और वरीयताओं को समझने के विभिन्न पहलू क्या हैं, मतलब कि यहाँ पे ग्राहक की क्या ज़रूरत है, क्या नीड्स है और क्या उसको अनिवार्य है, उन चीज़ों को समझें। ग्राहक की ज़रूरतों के बारे में उद्यमी कैसे पता लगा सकता है, एक्चुअल में ग्राहक क्या चाहता है, एक एंटरप्रेन्योर इसका पता कैसे लगा सकता है। तो ग्राहक सर्वे करके ही, जो कस्टमर सर्वे है उसका सर्वे करके ही पता लगा सकता है ना कि कस्टमर को एक्चुअल में किस चीज़ की ज़रूरत है। प्रतियोगिता को समझने के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं, कोई भी एग्जीबिशंस लगते हैं, कोई भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, तो उनको समझने के लिए कौन कौन से पहलू हैं, आपको इसके बारे में जानना है। एक उद्यमी प्रतियोगिता के बारे में कैसे पता लगा सकता है, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसका कैसे पता लगा सकता है। जनरली आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, टीवी प्रोग्राम्स में,
या कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स जो होते हैं, इनको थ्रू उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे इस चीज़ का, सपोज हैंडीक्राफ्ट का कोई एग्जीबिशंस लग रहा है, कहीं पे कोई फूड प्लाजा लग रहा है, कोई फूड से रिलेटेड कोई लाइक स्टॉल लग रहे हैं कंटिन्यू, तो वो वहाँ पे जाके सर्वे कर सकते हैं या वहाँ पे जाके प्रतियोगिताओं का पता लगा सकते हैं कि कौन से ईयर में, एक पूरा साल भर का एक चार्ट रहता है कि भाई इस साल में इस जगह पे ये मेला लगेगा, यहाँ पे ये मेला लगता है। सपोज़ ग्वालियर, तो ग्वालियर में एक बिजनेस मेला लगता है 1 मंथ का, ठीक है। तो इस तरह से खुद जो एंटरप्रेन्योर है वो कंपटीशन का पता लगा सकता है, ठीक है। तो आज हमारा सत्र 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले सत्र में हम पढ़ेंगे व्यापार की योजना बनाना, कि जो बिजनेस प्लानिंग है वो हम कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।